Hello everyone and welcome to this lecture on स्टीरियोकेमिस्ट्री। जो हमारे लास्ट लेक्चर्स थे स्टीरियोकेमिस्ट्री पे, उसमें हमने स्टार्ट किया था कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म से। समावेता क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि समावेता आइसोमेरिज्म दो तरह का होता है, संरचनात्मक और त्रिविम। फिर हमने आपको बताया था कि ये चैप्टर हमारा त्रिविम समावेता स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे है। हम इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म फिर से दो तरह की थी, विन्यासी और संरूपीय। विन्यासी को हम कॉन्फ़िगरेशनल कहते हैं और संरूपीय को हम कन्फर्मेशनल कहते हैं। विन्यासी समावेता को फिर दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, ज्यामितीय समावेता और प्रकाशीय समावेता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्टार्ट हम करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से। पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने आपको थोड़ा सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बताया था। ये बताया था कि कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव किस तरीके से होते हैं। प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रकाशीय समावेता में मैंने आपको बताया था कि जो प्रकाशीय समावयी होते हैं उनकी संरचना मतलब स्ट्रक्चर और उनके फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सब कुछ बिल्कुल एक जैसे होते हैं, सिर्फ उनके ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, उनके प्रकाशीय गुण अलग अलग होते हैं। जो एक आइसोमर होता है वो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड में घुमाता है, रोटेट कर देता है। उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी या दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। और जो दूसरा समावयी होता है वो प्लेन पोलराइज लाइट को समतल ध्रुवित प्रकाश के ध्रुवण तल को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रोटेट कर देता है। उसे हम लीवो रोटेटरी या वाम ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव प्रकाशीय सक्रिय होने के लिए किन कंडीशंस की ज़रूरत होती है। तो दो कंडीशंस होती है, एक कंपाउंड के अंदर, सब्सटेंस के अंदर स्टीरियोजेनिक सेंटर हो। लास्ट लेक्चर में हमने स्टीरियोजेनिक सेंटर के बारे में भी आपको बताया था। ऐसा कंपाउंड जिसमें कोई ऐसा कार्बन हो जिसकी चारों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप से या एटम से जुड़ी हुई हो, तो उस सेंटर को, उस कार्बन को हम स्टीरियोजेनिक सेंटर कहते हैं। आज हम दूसरी कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे, वो है कंपाउंड के अंदर एसिमेट्री। जो सब्सटेंस है, जो यौगिक है, उसमें असममितता। कंपाउंड के अंदर असममितता क्या होती है, ये समझने के लिए हमें पहले एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सममिति के तत्व क्या होते हैं, सममिति के तत्व हम पढ़ेंगे और सममिति के तत्व पे बेस करके हम आपको समझाएंगे आणविक किरलता या मॉलिक्यूलर कायरलिटी क्या होती है, एसिमेट्री क्या होती है। तो लेट्स स्टार्ट विथ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, सममिति के तत्व। देखिए, तीन तरह के सममिति के तत्व हैं। जो पहला है उसे हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममिति का तल, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा साइन से। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री हम किसे कहते हैं? अगर हम किसी भी वस्तु को, किसी भी सब्सटेंस की बात करें सबसे पहले, फिर कंपाउंड की बात करेंगे। किसी भी वस्तु के, सब्सटेंस के एक ऐसे प्लेन को हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं कि अगर हम उस प्लेन से उस वस्तु को बाइसेक्ट करें, द्विविभाजित करें, तो उसके जो दो भाग बनेंगे वो एक दूसरे के मिरर इमेज हो, दर्पण प्रतिबिंब हो। ऐसे तल को हम उसका सममिति का तल कहेंगे। क्या मतलब हुआ इस बात का कि किसी पदार्थ को, किसी सब्सटेंस को, किसी वस्तु को हम एक ऐसे तल से दो भागों में डिवाइड करें कि वो दोनों भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो, मिरर इमेज हो, जिनको हम एक दूसरे पे सुपर इम्पोज, अध्यारोपित नहीं कर सकते। ऐसे तल को हम उस वस्तु का सममिति का तल कहेंगे। एग्जाम्पल से समझिए, ये है अक्षर ए। ए में ए को अगर हम इस तल से डिवाइड करें, ये जो तल दिखाया गया है, ये वाला जो तल दिखाया गया है, इससे अगर हम इस ए को काट दें तो इसका इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, दर्पण प्रतिबिंब होगा। इस सममिति के तल को, इस प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम ऊर्ध्वाधर तल कहते हैं।
वर्टिकल प्लेन कहते हैं। ये सीधा प्लेन है जिससे हमने वस्तु को दो भागों में डिवाइड कर दिया, तो इसलिए हम इसको ऊर्ध्वाधर सममिति का तल या वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। इसी तरह बी को लीजिए, ये है अक्षर बी। इसको अगर हम इस तल से डिवाइड कर दें, ये बीच में जो दिखाया गया है, ये वाला जो तल दिखाया गया है, तो ये इसका ये वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, जिसको हम सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। इस तल को हम क्षैतिज सममिति तल या हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो ये एक ऐसा तल है जो बी को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, जो कि एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं। अब एक ऐसा कंपाउंड जो जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, प्रकाशीय निष्क्रिय होता है, उसमें हमको ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं मिलती है, उसमें समावयी नहीं बन सकते। एग्जाम्पल देखिए, ये पहला कंपाउंड प्रोपिनोइक एसिड। इस प्रोपिनोइक एसिड में ये वाला जो तल है, ऊर्ध्वाधर तल हम जिसको कहते हैं, उससे अगर हम इस कंपाउंड को डिवाइड करें तो ये दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इसमें COH और CH3 तो लाइन पे आ जाते हैं, और C और दोनों तरफ इसके एक एक H है। तो इसमें ऊर्ध्वाधर वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। इसके अंदर हमको प्रकाशीय समावयता नहीं मिलेगी। ये दूसरा कंपाउंड देखिए, ये है टार्ट्रिक एसिड, मीज़ो टार्ट्रिक एसिड। इसमें अगर हम इस प्लेन से इसको डिवाइड करें तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, बिल्कुल बराबर होगा। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए ये कंपाउंड भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, प्रकाशीय, अक्रिय या निष्क्रिय है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकेंड सममिति का तत्व, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, वो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ रोटेशन, सममिति का अक्ष या घूर्णन अक्ष। इसको हम C से डिनोट करते हैं, C इज़ फॉर साइकिल। इस C के नीचे एक N और लिखा जाता है, ये अभी आपको बताएंगे इसका क्या अर्थ होता है। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो सममिति का अक्ष किसी भी वस्तु का या मॉलिक्यूल का वो एक्सिस है जिस पे घुमाने से जो नया रूप बनता है वो उसके ओरिजिनल जो रूप था, कंपाउंड था, स्ट्रक्चर था, उसके ऊपर अध्यारोपित सुपर इम्पोज हो सकता हो। सुपर इम्पोज होने का मतलब जो नया रूप बना वो पुराने रूप के जैसा ही हो, बिल्कुल एक जैसा हो, समरूप हो। सममिति के इस तत्व को हम CN से, अभी आपको बताया, CN से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर C का मतलब साइकिल से है। किसी भी कंपाउंड को यदि हम 360 डिग्रीज अपॉन n डिग्री एंगल पे घुमाएं और वो पहले जैसा हो जाए, मूल विन्यास को प्राप्त कर ले, उसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था उसके जैसा वो हो जाए, तो हम कहते हैं कि इस मॉलिक्यूल में n फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है, n गुणा घूर्णन अक्ष है। एग्जाम्पल लेंगे, अगर हम किसी कंपाउंड को 360/2 मतलब दो बार घुमाने पे अगर किसी कंपाउंड को हमने घुमाया 360/2 डिग्री एंगल पे, तो वो हुआ 180 डिग्री एंगल। 180 डिग्री एंगल पे घुमाने पे अगर वो पहले जैसा हो जाता है, अपना मूल विन्यास को प्राप्त कर लेता है, ओरिजिनल जो उसका स्ट्रक्चर है वो अचीव कर लेता है, तो हम कहते हैं इसमें C2 कि इस कंपाउंड के अंदर C2 फोल्ड ऑफ सिमेट्री है, मतलब 2 फोल्ड सिमेट्री है, द्विगुण घूर्णन अक्ष है। इसका एग्जाम्पल हम लेंगे पानी का मॉलिक्यूल। ये है पानी का एक मॉलिक्यूल, इसके दोनों हाइड्रोजन्स को हमने A और B से डिनोट किया है। इसको हमने इस तरीके से घुमाया, ये देखिए ये एक्सिस बताया गया है घुमाने का, कि HA इस तरफ आ गया और HB नीचे से घूम के इसकी तरफ चला गया, मतलब हमने इसको 180 डिग्री पे घुमा दिया। 180 डिग्री पे घुमाने पे ये हमको स्वरूप मिला, HB इधर चला गया, HA इस तरफ आ गया।
अब क्योंकि HA और HB पानी के जो दोनों हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, हमने यहाँ तो दिखाने के लिए A और B लिखा है, अदरवाइज़ ये दोनों बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो 180 डिग्री घुमाने पे पानी का मॉलिक्यूल अपने जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जो इसका मूल स्वरूप है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, उसी को इसने वापस से अचीव कर लिया, प्राप्त कर लिया। तो हम कहेंगे पानी के अंदर C2 घूर्णन अक्ष है, 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहाँ पे HA और HB एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है। इसी तरह अगर हमारा मॉलिक्यूल रेखीय है, बिल्कुल स्ट्रेट मॉलिक्यूल है, लीनियर मॉलिक्यूल है, तो उसको आप किसी भी एंगल से घुमाइए, वो बिल्कुल अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही रहेगा। उसको हम कहते हैं कि ये वाले अणु जो रेखीय अणु होते हैं, लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको अनंत गुणा घूर्णन अक्ष है, इनफाइनाइट फोल्ड रोटेशन एक्सिस है। इसके एग्जाम्पल एसिटिलीन। एसिटिलीन आप जानते हैं किस तरह से दिखता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको अगर हम किसी भी एक्सिस के ऊपर घुमाएंगे, इस एक्सिस के ऊपर घुमाइए, ये लीनियर मॉलिक्यूल है, किसी भी एंगल से आप इसको घुमाइए, इसका ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही आपको दिखेगा, इसलिए इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट फोल्ड रोटेशन एक्सिस। इसी तरह नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी लीनियर मॉलिक्यूल हैं और इसी सीरीज़ में आते हैं, इसी श्रेणी के मॉलिक्यूल हैं। तो ये था एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हमें एक एक्सिस तय करना है मॉलिक्यूल का और फिर उस एक्सिस के ऊपर अलग अलग कोण पे उसको घुमाना है। जिस कोण पे वो अपना ओरिजिनल स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, वही कोण उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सममिति का केंद्र, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये किसी भी सब्सटेंस या मॉलिक्यूल में का जो सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, वो उसके बिल्कुल बीचों बीच होता है और ये एक इमेजिनरी पॉइंट है। इस इमेजिनरी पॉइंट से हम कोई सीधी रेखा खींचें और वो उस बिंदु के, इस इमेजिनरी पॉइंट के दोनों तरफ आमने सामने, जो जहाँ पे भी टच होती है वहाँ पे एक जैसे एटम्स हों और एक जितनी डिस्टेंस पे हों, तो हम कहेंगे इस कंपाउंड के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। फिर से समझिए, ये कंपाउंड के अंदर एक इमेजिनरी पॉइंट होता है। यहाँ पे बेंजीन देखिए, एग्जाम्पल लीजिए, ये बीचों बीच इसका एक पॉइंट है। इस पॉइंट से हम जो भी रेखा खींचेंगे, वो रेखा बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पे दोनों तरफ सेम एटम से, सेम एलिमेंट से टच होगी, तब हम कहते हैं कि इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। यहाँ पे देखिए, आप बेंजीन में किसी भी डायरेक्शन में इस बिंदु से होते हुए लाइन खींचिए, वो बराबर डिस्टेंस पे दोनों तरफ सेम एटम को, सेम परमाणु को टच करेगी, तो इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। हर मॉलिक्यूल में, हर सब्सटेंस में सेंटर ऑफ सिमेट्री होना आवश्यक नहीं है। जो सिमेट्रिकल सब्सटेंसेस होते हैं उनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। इसको हम स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। जिस कंपाउंड के अंदर, वस्तु के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, उसको स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ एस में देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। इसमें ये वाला जो पॉइंट है, सी से जिसको दिखाया है, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इससे क्रॉस कोई भी लाइन दोनों तरफ बराबर डिस्टेंस पे एक जैसे बिंदु को टच करेगी। इथीन में, एथीन, यहाँ पे एथीन का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ये देखिए, यहाँ पे भी सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इससे खींची हुई लाइन एक जैसे एटम्स को टच करती है बराबर डिस्टेंस पे। तो एथीन, बेंजीन ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। ये हमने सेंटर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री के बारे में पढ़ा, सममिति के तत्वों के बारे में पढ़ा। अब ये सममिति के तत्वों का इम्पोर्टेंस क्या है हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री में या ऑप्टिकल एक्टिविटी में। देखिए, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें जो हमने 3 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कही, उसमें से कोई एक भी एलिमेंट उसके अंदर मौजूद हो, एक भी तत्व उसके अंदर मौजूद हो, या तो उसके अंदर कोई सममिति का तल हो, या सममिति का अक्ष हो, या सममिति का केंद्र हो, तो वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो जाता है। और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में कोई ऑप्टिकल कैरेक्टर, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी नहीं होती। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। जैसे ही कोई कंपाउंड सिमेट्रिकल हो जाता है,
वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, वो हमारे काम का नहीं होता, ऑप्टिकल आइसोमर्स उसके नहीं बन सकते। लेकिन इन सिमेट्री के एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री में से यदि किसी कंपाउंड के अंदर, किसी मॉलिक्यूल के अंदर एक भी तत्व नहीं है तो वो मॉलिक्यूल असम्मित हो जाएगा, एसिमेट्रिकल हो जाएगा। जो एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं वो अपने मिरर इमेज के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो सकते। यहाँ पे मिरर इमेज पे अध्यारोपण का क्या अर्थ होता है? देखिए, हाथ है, ये हमारे हाथ का मिरर इमेज है। इसको उठा के हम ऐसे के ऐसा इसके ऊपर रखें तो इसका अंगूठा इस तरफ आएगा और उंगलियां भी अलग तरीके से आएंगी, तो हम कहते हैं मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज, अध्यारोपित नहीं हो सकती। ये है अध्यारोपण नहीं हो पाना। ऐसे मॉलिक्यूल को हम कायरल मॉलिक्यूल कहते हैं और उसके इस कैरेक्टर को मॉलिक्यूलर कायरलिटी या आणविक कीरलता कहते हैं। तो जो कंपाउंड, जो मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूलर कायरलिटी दिखाते हैं, जो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे कंपाउंड्स प्रकाशीय गुण रखते हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी रखते हैं और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, प्रकाशीय समावयता दिखाते हैं। अभी कायरल मैंने आपको बताया, हम जो कायरल मॉलिक्यूल हैं उसको हाथ के दर्पण से, मिरर इमेज से देख सकते हैं। हमारे जो दोनों हाथ हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। मतलब एक मॉलिक्यूल के दर्पण प्रतिबिंब उसके ऊपर अध्यारोपित नहीं हो सकता, तो उसे हम कहेंगे कि ये कायरल मॉलिक्यूल है और ऑप्टिकली एक्टिव है, ध्रुवण घूर्णक है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें अगर कोई असम्मित कार्बनिक परमाणु है, मतलब एक ऐसा कार्बन है जिसकी चारों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हुई हों, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ये मैंने आपको अभी ऑप्टिकल एक्टिविटी की जो 2 कंडीशंस बताई थी, उसमें से पहली कंडीशन स्टीरियोजेनिक सेंटर था। उसका यही मतलब होता है, स्टीरियोजेनिक सेंटर का एक ऐसा कार्बन जो कायरल कार्बन हो, कायरल केंद्र हो, जिसकी चारों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप से या एटम से जुड़ी हुई हो। तो अगर ऐसा कंपाउंड, ऐसा कार्बन उस कंपाउंड के में है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ये बात मैंने आपको अभी कुछ समय पहले बताई थी। लेकिन यहाँ पे उसके बाद हमने सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़े, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री पढ़े, और आपको मैंने ये बताया कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर एक भी सममिति का तत्व है तो वो मॉलिक्यूल सम्मित हो जाता है और ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट बातें हैं। एक कार्बन, ऐसा कार्बन होना जिसकी चारों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हुई हो, तो मैंने आपको बोला वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और साथ ही ये बोला कि अगर सममिति का तल हो उस कंपाउंड के अंदर तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। इस बात को इस मॉलिक्यूल से समझिए। ये है मीसो टार्ट्रिक एसिड। इसमें इस कार्बन को देखिए, ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है, ये कार्बन भी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है। इसकी चारों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हुई हैं और सेम इस कार्बन की भी चारों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। मतलब ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों कायरल कार्बन है। इस हिसाब से इसे ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखानी चाहिए थी। ये प्रकाशीय सक्रिय कंपाउंड होना चाहिए था। इसके आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स प्रकाशीय समावयी होने चाहिए थे। पर इस कंपाउंड के अंदर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये देखिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये वाला जो प्लेन है, ये जो तल है, वो इस तल से एक इस तरफ जो चीज़ है और इस तरफ जो चीज़ है वो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। इसलिए इस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। ये कंपाउंड सम्मित है, ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है। और क्योंकि ये सिमेट्रिकल है इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये प्रकाशीय सक्रिय नहीं है, इसके अंदर प्रकाशिक गुण नहीं होते हैं। तो यहाँ हमें क्या बात समझ में आई कि किसी कंपाउंड के अंदर, इसमें मीसो टार्ट्रिक एसिड ही लीजिए, इसमें 2 असम्मित केंद्र हैं, 2 कायरल कार्बन हैं, फिर भी ये कंपाउंड ध्रुवण अघूर्णक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है।
इसके अपोजिट कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जिसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं होता, कोई कायरल कार्बन नहीं होता, पर वो असम्मित होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं और इस वजह से वो प्रकाशीय सक्रिय होते हैं। ये जो कंपाउंड्स हैं इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे बाईफिनाइल और एलिनों के बारे में आपको बताएंगे। एलिन्स क्या होते हैं, बाईफिनाइल्स क्या होते हैं और वो किस तरीके से असम्मित होते हैं। ये जो दोनों ही कंपाउंड हैं इसमें डिसिमेट्रिक प्लेन्स होते हैं और उसके कारण वो अपने सिंगल बॉन्ड के ऊपर रोटेट नहीं कर सकते। तो इनमें और कोई भी ऐसा तल नहीं होता जो इन दोनों तलों को दो बराबर भागों में बांट सके। अगर ऐसे कंपाउंड्स में इन दोनों तलों में जो ग्रुप्स समूह जुड़े हुए होते हैं वो अलग अलग हो तो उनके मिरर इमेज एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। इस वजह से ऐसे यौगिक, ऐसे कंपाउंड्स एसिमेट्रिक कार्बन के ना होने पे, स्टीरियोजेनिक सेंटर के ना होने पे भी ध्रुवण घूर्णकता दिखाते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। आपको बाईफिनाइल के एग्जाम्पल से समझिए। बाईफिनाइल का मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें एक और दो फिनाइल ग्रुप एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ दिख रहा है आपको दो फिनाइल ग्रुप्स हैं और जो एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो बाईफिनाइल्स में ये दोनों जो रिंग्स है वो आपको पता है बेंजीन की रिंग समतल होती है, प्लेनर होती है। दोनों ही प्लेनर होनी चाहिए, लेकिन इनमें होता है और सेम प्लेन में होनी चाहिए। लेकिन इनमें क्या होता है, जब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती हैं तब तो ये दोनों एक ही तल में प्रेजेंट होती हैं। इन दोनों अभी आपको दिख रहे हैं 90 डिग्री एंगल पे घूमे हुए हैं, लेकिन जब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती हैं तो ये एक ही प्लेन में होती हैं। लेकिन जब हम इनका सोल्यूशन बना लेते हैं या ये वेपर स्टेट में होती हैं तो इनके ये वाले 2 नंबर वाला और 6 नंबर वाला और 2 डैश वाला और 6 डैश वाला जो कार्बन है वो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से एक दूसरे से 45 डिग्री 45 डिग्रीज के एंगल पे घूम जाते हैं। देखिए यहाँ पे अगर सिंपल हाइड्रोजन भी होगा, अगर यहाँ ये इसका 2 है, ये इसका 6 है, ये इसका 2 डैश है, ये इसका 6 डैश है, यहाँ पे अगर सिंपल हाइड्रोजन भी होंगे तो ये एक दूसरे से स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, इनका त्रिविम इंटरैक्शन इनका होगा, जगह कम होगी, इसलिए ये थोड़ा सा ये रिंग रोटेट हो जाती है सिंगल बॉन्ड के ऊपर, जिससे इन वाले हाइड्रोजन्स को स्पेस मिल सके रहने के लिए। लेकिन अगर इस पर हम कुछ और बड़े बॉन्ड बड़े ग्रुप्स जोड़ दें, ऑर्थो पोजीशन पे थोड़े भी बड़े ग्रुप आ जाएं तो ये एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे ही हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं फिर से समझिए, क्योंकि ये पोजीशंस एक दूसरे के पास आ जाती हैं। इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, त्रिविम अंतर क्रिया होती है, जिसकी वजह से इनको जगह चाहिए रहने के लिए। इनको जगह देने के लिए सिंगल बॉन्ड पे रोटेट होके ये दोनों रिंग्स एक दूसरे से 90 डिग्रीज एंगल पे आ जाती है और इनका फ्री रोटेशन रुक जाता है सिंगल बॉन्ड पे। इस वजह से क्या होता है, इसकी सिमेट्री ख़त्म हो गई। पहले जब ये दोनों सेम तल में थे तब ये सिमेट्रिकल थे, अब ये एक दूसरे से 90 डिग्रीज के एंगल पे आ गए हैं। अब ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नहीं है, इस मॉलिक्यूल की सिमेट्री, इसमें कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल पूरी तरीके से एसिमेट्रिक हो जाता है। यहाँ पे इसका मिरर इमेज देखिए, ये मिरर इमेज है इस कंपाउंड का, ये वाला। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो सकते। आप इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे तो ये वाली रिंग इसके ऊपर आएगी और ये वाली रिंग इसके ऊपर आएगी, इनका प्लेन अलग अलग है। यहाँ देखिए ये हमारे कागज़ के प्लेन पे है और ये वाला जो रिंग है वो 90 डिग्री के एंगल पे है। इसको हम इसके ऊपर रखेंगे तो ये अध्यारोपित नहीं होगा, सुपर इम्पोज नहीं होगा। इसका मतलब ये कंपाउंड एसिमेट्रिक हो गया और एसिमेट्रिक कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा सकते हैं। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है एलीन्स का। एलीन में देखिए क्या ग्रुप होता है, 3 कार्बन्स हैं, तीनों एक दूसरे से डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, बीच वाला जो कार्बन है वो आपको दिख रहा है sp हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, जो साइड वाले कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। अब समझिए कि ये कंपाउंड एसिमेट्रिक क्यों हो गया। यहाँ से इसकी सिमेट्री को देखिए, हाइब्रिडाइजेशन को देखिए, तब आपको ये बात समझ में आएगी।
यहाँ पे देखिए ये जो बीच वाला कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज है। इसका मतलब इसके पास 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स बचे हुए हैं। लेट्स कॉल देम py एंड pz। आपको पता है p ऑर्बिटल्स एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। तीनों p ऑर्बिटल्स एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। ये वाले जो दोनों कार्बन है C1 और C3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 मतलब इनके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बचा हुआ है। अब डबल बॉन्ड बनने, पाई बॉन्ड बनने, पाई बॉन्ड बनने के लिए कोलेटरल ओवरलैपिंग होती है। इसका पाई बॉन्ड बनेगा बीच वाले के साथ, तो पी वाई ही सिर्फ पी वाई के साथ बॉन्ड बना सकता है। ये बात आप पढ़ के आए हैं पहले की क्लासेस में। इन दोनों का तल सेम होना चाहिए, प्लेन सेम होना चाहिए अगर इनको एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करना है तो। इसका पी वाई इसके पी वाई के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा और इसका पी जेड इसके पी जेड के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा। अब अगर मान लीजिए ये वाला बॉन्ड पहले बन चुका, अब अगर इस वाले कार्बन को इस बीच वाले कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड बनाना है तो इसको इस तरह से मूव करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा कि ये अपने खाली p और अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल को इसके p ऑर्बिटल के तल में ला सके। तो वो 90 डिग्री के एंगल पे ही हो सकता है क्योंकि इसका पी वाई ऑलरेडी बॉन्ड बना चुका, इसका सिर्फ पी जेड है, तो इसे भी पी जेड तल में ही आना पड़ेगा बॉन्ड बनाने के लिए। इस वजह से ये वाला कार्बन और ये कार्बन एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे आ जाते हैं और कंपाउंड में वी सममित तल बन जाता है, एसिमेट्रिकल प्लेन बन जाता है। यहाँ देखिए, अब अगर ये जो साइड वाले ए बी हैं ये दोनों अलग अलग ग्रुप्स हो, जैसे यहाँ CH3 और H है, CH3 और H, ये वाला जो तल है वो इस वाले तल से प्लेन से 90 डिग्री के एंगल पे है। इसको डॉटेड दिखाया गया है और इसको पूरी लाइन से दिखाया है। अब ये इसका मिरर इमेज है, आप देख सकते हैं। इसका मिरर इमेज अगर हम चाहें इसके ऊपर अध्यारोपित करना तो संभव नहीं है। ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे है। ये पेंटाडाइईन का मिरर इमेज है। तो इस तरह हमने देखा कि बाइफिनाइल और एलीन्स में कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जो कायरल कार्बन हो, लेकिन कायरल कार्बन ना होने के बावजूद क्योंकि इन कंपाउंड्स में एसिमेट्रिक प्लेन है, इस वजह से ये कंपाउंड एसिमेट्रिक हो गए, असम्मित हो गए, और असम्मित होने की वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं, प्रकाशीय सक्रिय हैं, और ये दो तरह के हमको आइसोमर्स देंगे, जिसमें से एक आइसोमर, मान लीजिए ये वाला आइसोमर प्लेन पोलराइज लाइट समतल ध्रुवीय प्रकाश को अगर राइट हैंड साइड में घुमाएगा तो ये D होगा, तो और ये वाला उसको लेफ्ट हैंड साइड में घुमाएगा ये L होगा। इसी तरह इसमें भी ये D और ये L, दोनों में से कोई भी D हो सकता है, कोई भी L हो सकता है। ये हमने सिर्फ अपनी मर्जी से इसको D और इसको L बोला है। तो इस तरह से जो आज मैंने आपको बात बताई उसकी समरी ये है, जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए, प्रकाशीय सक्रिय होने के लिए दो कंडीशंस। पहली, कायरल कार्बन की उपस्थिति हो कंपाउंड के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर। दूसरी, जो मॉलिक्यूल है वो एसिमेट्रिक हो, असम्मित हो। इसमें भी जो असम्मिति वाली शर्त है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमने देखा मीज़ो टार्ट्रिक एसिड में 2 कार्बन है जो कायरल हैं, पर क्योंकि कंपाउंड में एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सममिति का तल है, उस वजह से वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। और बाइफिनाइल्स और अलीन्स में कोई स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है, पर क्योंकि ये असम्मित है इस वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं। तो बेसिक बात ये है कि कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए उसमें एसिमेट्री होना ज़रूरी है। वो कंपाउंड एसिमेट्रिकल होना चाहिए, असम्मित होना चाहिए, तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। प्रकाशीय समावयता वो तभी दर्शा सकता है। आगे हम इसको प्रतिबिंब स्वरूप क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो प्रतिबिंब स्वरूप पे, एनेंशियो आइसोमेरिज्म पे होगा। थैंक यू।